Greetings to everyone. In this video, I'll be starting a new series for polity. The first topic of this series is making of the constitution, संविधान का निर्माण. तो जहाँ पे हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होता है वहाँ से हमारे पॉलिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि उसी के बाद क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था. फाइन. तो 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय का ये आइडिया था कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए. 1935 में जे.एल. नेहरू ने आईएनसी में ये प्रपोज़ल रखा कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए. ठीक है. फिर क्या होता है कि जो ऑगस्ट ऑफर था, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री के सीरीज़ में बात किया था, ऑगस्ट ऑफर 1940 में आया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये बात मान ली कि ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन किया जाएगा. ठीक है. अब क्या हो रहा है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन के अंडर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती कि ठीक है, आप एक अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं. लेकिन क्रिप्स प्रपोज़ल क्या करता है, क्रिप्स प्रपोज़ल मिशन क्या करता है कि ये इंडिया पाकिस्तान के डिवीज़न को कैंसिल कर देता है. ठीक है. उसके बाद मतलब कि मुस्लिम लीग अब इनसे नाराज़ हो जाती है, फिर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में. तो उसके प्रोविजंस कुछ इस तरह से होते हैं कि मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाई हो जाती है. फाइन. तो इस वजह से, क्योंकि आइडिया किसका था, एम.एन. रॉय का था, ही इज़ एम.एन. रॉय, तो इनको क्या बोला जाता है, पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. ओके. नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहाँ से स्टार्ट हुई. पहली मीटिंग इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई. दिस इज़ वेरी मच आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स कि कब इसकी मीटिंग हुई फर्स्ट टाइम. तो 9 दिसंबर 1946 को. ओके. पहले प्रेसिडेंट इनकेस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद बने. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए बने क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे ज़्यादा बड़े थे वहाँ पे, और ये फ्रांस का कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी एसोसिएशन या कोई भी असेंबली है तो वहाँ के जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं वो क्या बनते हैं, लीडर बनते हैं. फाइन. तो पहले पता नहीं था कि कौन बनेगा, इस वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने. 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी. ओके. तो इनकी फ़ोटो मैंने बाद में लगाई हुई है. ठीक है. अब जो है क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया और कब लाया. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया कौन, जे.एल. नेहरू लाए. कब लाए, 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली है क्या, जो हमारा प्रियम्बल है उसी को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ओके. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस थे. ये ऐसे कुछ नहीं रहेगा. उसके पास वहाँ पर 11 सेशंस हुए थे. और कैसे हुए थे 11 सेशन, 2 years 11 months and 18 days में. ये भी जनरली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में कितना टाइम लगा था. तो इट वाज 2 years 11 months and 18 days. ओके. और फाइनल सेशन कब हुआ था, 24 Jan 1950 को हुआ था. ओके. 24 Jan 1950 को सिर्फ साइन हुआ था. उस दिन कुछ नए चेंजेस या कुछ भी नया नहीं लाया गया था. ओके. तो हुआ ये कि 24 जनवरी 1940 को, ये भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना छूटे. ओके. ये क्या है, ये कॉमनवेल्थ नेशंस हैं. ओके. अब 1949 में इंडिया की मेंबरशिप हुई कॉमनवेल्थ नेशन में. कॉमनवेल्थ नेशन है क्या, जो भी नेशन ब्रिटिशर्स के अंडर थे, उन्होंने अपना क्या करा, ब्रिटिशर्स ने उनसे अच्छे टाइज़ मेंटेन करने के लिए एक एसोसिएशन बना दिया जिसका नाम रखा कॉमनवेल्थ एसोसिएशन. ओके. सो दैट उसके बाद भी, कॉलोनीज़ ख़त्म होने के बाद भी रिलेशंस मेंटेन रहें.
नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट होता है? 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट होता है? वही लास्ट दिन 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग भी तभी अडॉप्ट होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी तभी हमारे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज़, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आप तब वो क्वेश्चन ये आया था एग्ज़ाम में कि इन कमिटीज़ में से कौन सी कमिटीज़ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट या हेड नहीं थे। तो आपको आप तभी इसका आंसर दे पाएंगे जब आपको पता हो कि वो किसके हेड थे। फाइन। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के वो हेड थे, स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के हेड थे और एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के हेड थे। अब एड हॉक मतलब क्या होता है? एड हॉक मतलब रैंडम, ठीक है। ये 4 कमेटीज़ के वो हेड थे, इसके अलावा किसी के हेड नहीं थे। सो जो भी वो क्वेश्चन होगा उसमें इन चारों के अलावा कोई ऑप्शन होगा एंड दैट वुड बी द आंसर। ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि जेएल नेहरू के हेड में कौन कौन सी कमिटीज़ थी? यूनियन पार कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स से जो नेगोशिएशन कर रहे थे कि हम लोग एक संपूर्ण भारत बनाने जा रहे हैं और आप हमारे यहाँ आइए। तो धीरे धीरे करके हुआ था। जो स्टेट्स के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो आपको दूंगी कि कब कब कौन कौन से स्टेट्स एसोसिएट स्टेट कब बने, कब फुली फ्लैश स्टेट्स बने। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपन, हु इज़ ही? यू ऑल नो, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कौन थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कौन कौन सी कमिटीज़ बनी हैं? सरदार पटेल के अंडर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी है। बोला जाता है कि जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे, उनको जो है कंबाइन करके इंडिया को पूरा बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? सरदार पटेल का था। ओके, तो ये किसके हेड थे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बाय सरदार पटेल। अब एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स में थी और माइनॉरिटीज़ की, ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज़ की, उसके जो हेड थे वो भी सरदार पटेल थे। फिर उनके अंडर सब कमिटीज़ बनी हुई थी। जो फंडामेंटल राइट की सब कमिटीज़ थी उसके हेड JB कृपलानी थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड HC मुखर्जी थे। और स्पेशल कमेटी जो ये ड्राफ्ट है, ड्रॉट नहीं है, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को जो एग्जामिन कर रही थी उसके हेड सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ओके, सो कुछ और कमिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, वो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फाइन, तो ये हैं, ओके मैं सारा इरेज कर देती हूँ फिर मैं बताती हूँ। एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ के लिए कमेटी थी। उसमें असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। तो इसके जो हेड थे वो कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कमेटी थी, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड अदर देन दोज इन आसाम। ठीक, एक आसाम के लिए थी और एक आसाम से अलग के लिए थी। तो उसके जो हेड थे वो थे AV ठक्कर। ठीक है, उसके हेड कौन थे? AV ठक्कर। ओके, लेट मी रेज ऑल दिस। और आई थिंक बाकी कमिटीज़ इतनी ही हैं। ठीक है, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नहीं ये आई हैव कवर ऑल दिस। ओके, नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया ये भी पूछा जाता है। 26 नवंबर को 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। और तब इसमें कितने आर्टिकल्स थे? इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। ओके, 395 आर्टिकल्स विद 8 स्केड्यूल्स, प्लस एक प्रियम्बल भी था हमारे पास। ठीक है, अब BN राव कौन थे? BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? ही वॉज सर BN राव।
ओके, जो पहले नंबर पे बने ही इज़ BN राव, ही इज़ HVR अयंगर एंड द लास्ट वन इज़ SN मुखर्जी। ओके, HVR अयंगर क्या थे? ये सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। अब SN मुखर्जी कौन थे? ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेन ड्राफ्टमैन थे ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, मैंने सबकी फ़ोटोज़ लगा दी हैं जिन जिन को आप पहचानते हैं, अच्छी बात है। ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, कृष्ण अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड HC मुखर्जी। ओके, सो ये हैं सबके फ़ोटोज़। इनमें से मैक्सिमम को 50% को आप जानते हैं एंड 50% को मे भी नहीं जानते हो या जानते भी हो। ओके, so thank you so much for watching this video, and if you like this video then give me a thumbs up and comments में बताइए कि मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, सो इज़ इट ओके फॉर यू और नॉट? बिकॉज मैं भी चाहूँ तो वन लाइनर्स बना सकती हूँ आपके लिए, बट वन लाइनर्स बनाने के लिए क्या है ना कि आप भूल जाओगे। जब आपको कोई स्टोरी वीव नहीं है तो आप भूल सकते हो। दैट इज़ वाई आई एम so much detailed in my approach. Okay, so whatever be the suggestion, just let me know. Okay, thank you so much.